हाँ जी बच्चे, हम कर रहे थे बच्चे सीए फाइनल एफआर का आरटीपी नवंबर 22 का। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आई होप सो आपने वो 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे। क्वेश्चंस नए थे, एक क्वेश्चन बुक का है, वो क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, इंडिया एस 103 का, वो मैं मार्क करवा दूंगा, कोई बात नहीं। आइए आरटीपी के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंड एस 7 का है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 11 +2 लेवल का क्वेश्चन है कि बताओ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो हम जब भी कराते हैं तो हम बताते हैं इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस क्या है। अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक, तो आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी थोड़ी अलग हो सकती है। पर अगर आप नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है या कोई ट्रेडिंग बिजनेस करता है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए सोचने का तरीका अलग होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं? आपके काम से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। इन्वेस्टिंग में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड सारे एक्टिविटी, शेयर कैपिटल प्लस बोरिंग्स, है ना, ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होते हैं। आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन फॉर फॉलोइंग आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑफ बोथ बैंक्स ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर एंटिटीज। तो हम यहीं पे ही आंसर करेंगे। बैंक्स के लिए क्या है और अदर एंटिटीज के लिए क्या है। तो कॉपी पे करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे कर दूंगा, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा आराम से। हाँ जी, तो बैंक्स का काम होता है लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। पहले अदर एंटिटीज की बात करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति ने लोन दिया, उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, CFIA बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पहला। जबकि बैंक का तो बच्चे काम ही होता है लोन देना, तो अगर काम ही लोन देना है तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, तो बैंक के लिए ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस ऐसे सोचना है ना। काम से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हालांकि सीए फाइनल में मैं ये बातें कर रहा हूं, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये +2 में ऐसे करते थे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड अदर बोरोइंग्स। अब बैंक का तो बच्चे काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर ब्याज पे करना, तो बैंक के लिए ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जबकि दूसरे व्यक्ति ने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे होते हैं वो उसका लोन होता है, तो लोन के ऊपर ब्याज देते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड अदर एंटिटीज। तो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करी है, वहां से ब्याज आया है। अब बच्चे इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये चाहे बैंक हो चाहे जो मर्जी हो, दोनों के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि जो आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैंक है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट करना कभी किसी का काम नहीं होता, वो भी सब्सिडरी में, है ना। बैंक लोन देते हैं, पर सब्सिडरी में सब्सिडरियां बनाना किसी का काम थोड़ा होता है। इसलिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट करी है और दोनों के लिए ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग टैक्स ऑन डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स बाय अदर एंटिटीज। अब ये अदर एंटिटीज पता नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि हमें तो दोनों के लिए आंसर करना है। डिविडेंड पे किया है बच्चे, डिविडेंड पे करना कभी किसी का काम हो ही नहीं सकता। डिविडेंड तो शेयर कैपिटल पे करते हैं, और ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दोनों के लिए डिविडेंड पे करना कभी किसी का काम नहीं होता। आप शेयर कैपिटल रेज करते हैं, उसके ऊपर डिविडेंड पे करते हैं, तो शेयर कैपिटल इज फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर डिविडेंड पेड भी क्या है?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंस चार्जेस पेड बाय लेजी अंडर फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस चार्जेस ब्याज ही होता है, आप लीज पे लेते हैं उसके ऊपर ब्याज पे करते हैं, तो फाइनेंस चार्जेस इंटरेस्ट ही होता है। तो चाहे बच्चे बैंक है चाहे जो मर्जी है, ये दोनों के लिए क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस चार्जेस ब्याज का ही दूसरा नाम है, इंडेस 116 में हमने पढ़ा है, ये इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है। पेमेंट टूवर्ड्स रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग फाइनेंस लीज लाइबिलिटी, किस्त जो पे करते हैं, किस्त के प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है। तो फाइनेंस लीज एक लोन होता है, तो लोन चुका रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस लीज बच्चे, लीज पे जब कोई चीज लेते हैं तो टेक्निकली तो आपने लोन ही लिया हुआ है ना, जिसको आप किस्तों में पे करते रहते हैं। तो वो कह रहा है आपने पेमेंट करी है लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, तो आपने किस्त पे करी है, तो अगेन दिस इज क्या, फाइनेंसिंग। चाहे बैंक हो चाहे जो मर्जी हो, दोनों के लिए ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये किसी का काम थोड़ा होता है बच्चे किस्तें चुकाना, ठीक है ना, बैंक भी तो लीज पे चीजें लेते ही हैं। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर फॉर अक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स अंडर डेफर्ड पेमेंट बेसिस। डेफर्ड पेमेंट बेसिस अगेन किस्तों पे कोई एसेट लिया है और उसके ऊपर आपने ब्याज पे किया है। डेफर्ड पेमेंट यही होता है ना कि आप धीरे धीरे पे करेंगे और उसके ऊपर ब्याज पे करेंगे, अगेन फाइनेंसिंग। ब्याज पे करना हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये किसी का काम नहीं हो सकता। बैंक बच्चे अगर डिपॉजिट के ऊपर ब्याज पे करते हैं वो उनका काम है, बैंक भी तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं और फिक्स्ड एसेट्स अगर किस्तों में पे करते हैं उसके ऊपर ब्याज पे करते हैं तो ये किसी का काम नहीं होता। ये दोनों के लिए क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल सम पेमेंट अंडर डेफर्ड पेमेंट बेसिस फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, किस्तों पे खरीदे हैं, डेफर्ड पेमेंट मतलब धीरे धीरे पे करेंगे। अब आप वो किस्त पे कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स तो बच्चे कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट्स अगर नॉर्मल खरीदते तो फिक्स्ड एसेट खरीदना कौन सी एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और फिक्स्ड एसेट्स अगर डेफर्ड पेमेंट पे खरीद रहे हैं और बाद में वो डेफर्ड पेमेंट वापस कर रहे हैं तो भी वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। पीनल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर लेट पेमेंट। बच्चे जैसे ही वर्ड कस्टमर आ गया तो हम क्लास में बोलते होते हैं कस्टमर से रिलेटेड, इंप्लॉइज से रिलेटेड सब कुछ ऑपरेटिंग होता है, चाहे वो बैंक है चाहे जो मर्जी है, सब कुछ ऑपरेटिंग है। तो चाहे बैंक है चाहे जो मर्जी है, दोनों के लिए ये कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे सिर्फ लोन का ब्याज और डिपॉजिट्स का ब्याज, बस इसी का ही बैंक और दूसरों में अंतर है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। पीनल इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर फॉर लेट पेमेंट। अब बैंकों के कौन से सप्लायर होते हैं, सवाल बनाने वाला भी हद ही कर देता है, पर चलो सप्लायर गुड से रिलेटेड है तो गुड से रिलेटेड भी सब कुछ क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बैंकों के पता नहीं कौन से सप्लायर होते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट। टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी है, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं तो हम फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग बनाते हैं, पर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो टैक्स पेड हमेशा कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो चाहे बैंक है जो मर्जी है, दोनों के लिए ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स रिफंड। बच्चे अगर टैक्स रिफंड भी ऑपरेटिंग है तो उसके ऊपर ब्याज भी क्या है, ऑपरेटिंग है। सो ये 12वीं लेवल का क्वेश्चन सीए फाइनल एफआर के आरटीपी में दिख रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आरटीपी बनाने वाले को सोचना चाहिए कि बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जाए, पर चलो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये लिखना है तो लिख लीजिएगा जी, वैसे तो आपके आरटीपी में इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। सो लिखना है तो पॉज कर लीजिए। चलिए
सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन डेज 38 इंटेंजिबल एसेट्स, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए जी। नॉर्मल सवाल है, क्वेश्चन नया है पर कोई मुश्किल सवाल नहीं है। पढ़िए। एन एंटिटी हैज एन इंटेंजिबल एसेट in the form of product protected by patented technology which is expected to be a source of net cash inflow for at least 15 years। तो एक intangible asset है जी आपके पास, कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने पेटेंट द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है और ये आने वाले 15 साल तक आपको कैश इनफ्लो देता रहेगा, मतलब उसकी लाइफ जो है वो 15 साल है। It has been recognized in the books on initial date at 12 लाख। इनिशियली आपने उसको 12 लाख पे बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है। Entity has a commitment from a third party to purchase that patent in 5 years for 60% of the fair value of the patent at the date it was acquired and the entity intends to sell the patent in 5 years। दोबारा पढ़ो इस लाइन को। पढ़ो पढ़ो, समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। वो कह रहा है एक थर्ड पार्टी है, उसने कमिटमेंट कर दी है कि वो 5 साल बाद आपसे ये पेटेंट खरीद लेगा। किस प्राइस पे? 60% ऑफ फेयर वैल्यू पे। जो भी आपकी ओरिजिनल फेयर वैल्यू है 12 लाख, उसका 60% पे वो पेटेंट आपसे खरीद लेगा। और एंटिटी की मंशा भी है पेटेंट बेचने की। एंड द एंटिटी इंटेंड्स टू सेल द पेटेंट इन 5 years। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज नथिंग बट द रेजिडुअल वैल्यू। इनटेंजिबल एसेट्स इन डेज 38 में हम पढ़ाते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड ओनली इफ इट इज गारंटेड। रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड है तो आप अमोर्टाइजेशन के टाइम रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। क्या ये रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड है? यस, गारंटेड है, क्योंकि कमिटमेंट मिल गई है थर्ड पार्टी से और एंटिटी को भी लगता है कि हम 5 साल में बेच देंगे। तो बताओ, अमोर्टाइजेशन यूजफुल लाइफ में होता है, हमें पता है। तो यूजफुल लाइफ 15 साल है कि 5 साल? 5 साल। सो टेक्निकली आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है 12 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 12 लाख का 60%, 7,20,000, और यूजफुल लाइफ है आपकी 5 साल। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कंपनी इज अमोर्टाइजिंग द एसेट इन 15 years कंसिडरिंग इस रेजिडुअल वैल्यू टू बी 0। नहीं जी नहीं, गलत हो गया, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड है और हमने साफ साफ क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है कि रेजिडुअल वैल्यू इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स कैन बी कंसिडर्ड ओनली इफ इट इज गारंटेड। तो क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड है तो वो लेनी चाहिए। और यूजफुल लाइफ 5 साल है, क्योंकि आपने तो 5 साल बाद बेच देना है। तो कंपनी ने 2 गलतियां कर दी। एक तो उसने रेजिडुअल वैल्यू 0 ले ली और दूसरा लाइफ उसने 15 साल ले ली। एनुअल अमोर्टाइजेशन चार्ज टू पीएल इज 80,000। उसने कैसे निकाला होगा 80,000? 12 लाख डिवाइड बाय 15 उसने किया होगा, तो उसने 80,000 निकाल दिया, जो कि गलत है। कितना होना चाहिए? 12 लाख माइनस 7,20,000 डिवाइडेड बाय 5, इतना होना चाहिए। कितना आ रहा है? 12 लाख माइनस 720 डिवाइड बाय 5, 96,000 का अमोर्टाइजेशन होना चाहिए, तो उसने गलत किया है। स्टेट वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 38। नो। इफ नॉट, then calculate the annual amortization of intangible asset and also the amount at which it will be reflected in the balance sheet। So annual amortization बतानी है और किस वैल्यू पे इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा वो बताना है। सो इजी क्वेश्चन है, अमोर्टाइजेशन के ऊपर सम है। सो क्वेश्चन नंबर 12। सो प्रॉपरली इसको लिख के कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा आंसर दे दिया है, इतने बड़ा आंसर की रिक्वायरमेंट है नहीं।
लिखिए जी, एज पर Ind AS 38 intangible assets, comma, amortization of intangible asset is done in useful life of intangible asset, while amortization residual value can be considered only if it is guaranteed. Residual value can be considered only if it is guaranteed. In the given case, life of patent is 15 years. However, company intends to sell the patent after 5 years at residual value of 7,20,000, 12 लाख का 60%. So, amortization should be done as per the useful life of 5 years. Amortization should be done as per the useful life of 5 years. Further, while amortization residual value of rupees 7,20,000 should be considered. अब कंपनी की बुराई कर दे कि उन्होंने गलत किया है. सो treatment done by the company of amortizing intangible assets in 15 years, taking residual value as 0, is incorrect. एक तो ये बताना था. अब वो कह रहा था कि एनुअल अमोर्टाइजेशन निकालिए. सो एनुअल अमोर्टाइजेशन, बच्चे जो जो क्वेश्चन ने मांगा है, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले. इस बात को समझ लो. क्वेश्चन में पहले लिखा था बताओ कंपनी ने सही किया कि गलत किया, तो मैंने बता दिया गलत किया. सही क्या होना चाहिए वो बता दिया. फिर अगली बात पूछी थी कि एनुअल अमोर्टाइजेशन बताओ. तो एनुअल अमोर्टाइजेशन कितना है? 12 लाख माइनस 7,20,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 96,000. फिर अगली बात पूछी थी अमाउंट एट विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट. तो छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं. सो बैलेंस शीट में आपको इनटेंजिबल एसेट दिखाना है. कितने पे? 12 लाख माइनस 96,000. सो 12 लाख माइनस 96,000 यानी कि 11,04,000.
सो क्वेश्चन की मांग के अकॉर्डिंगली आंसर करना है, ये नहीं कि मेरा दिल ये करता है मैं तो ये आंसर करूंगा, नहीं ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा फालतू की बातें बीच में लिखी हुई हैं, आप इस सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज सोल्यूशन है। लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, चलिए। सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंडेस 115। तो इस बार इंडेस 115 का बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है, एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। क्लास में भी किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। आइए जरा एक बार पढ़ लेते हैं। ए लिमिटेड ओन्स 20 रिजॉर्ट्स अक्रॉस इंडिया। Every customer who stays in any of the resorts owned by A Limited is entitled to get points on the basis of total amount paid by him. तो आजकल ये चलता है रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिसको इंडेस 115 में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, कि आप बाद में उन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को रिडीम करके कुछ खरीद सकते हैं, है ना। सो वो कह रहा है जितनी पेमेंट आप करेंगे उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। अंडर दिस स्कीम 1 point is granted for every ₹100 spent for stay in the resort. हर 100 रुपए का 1 पॉइंट है। As per the past experience of A Limited, the likelihood of exercise of the point is 100%. ये चाहिए होता है कि कितने परसेंट लगता है कि लोग ये पॉइंट्स रिडीम करेंगे। जैसे मुझे कई बार पॉइंट्स मिलते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम ध्यान नहीं देते, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि कितने परसेंट लोग जो है वो इन पॉइंट्स को रिडीम करेंगे। एंड द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ ईच सच पॉइंट इज ₹5। तो 100 रुपए के पीछे 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट के 5 रुपए हैं, ठीक है। कस्टमर एक्स स्पेंड्स 10,000 इन वन ऑफ द रिजॉर्ट्स ऑफ ए लिमिटेड। कस्टमर एक्स ने 10,000 स्पेंड किया है, तो बताओ उसको कितने के पॉइंट्स मिले। 10,000 स्पेंड किया है, हर 100 रुपए का 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट के 5 रुपए हैं, तो 500 रुपए के उसको रिवॉर्ड्स मिले हैं, है ना। एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज वो 500 रुपए के खरीद सकता है। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द पॉइंट्स ग्रांटेड बाय ए लिमिटेड। सो बच्चे ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये ऐसे ही समझा देते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल होता है कि जब भी एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं तो कितने के एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकाल लो। सो यहाँ पे आपके 2 ऑब्लिगेशन है। पहला ऑब्लिगेशन है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिए जिसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है, 10,000। दूसरा है एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है, 500। सो टोटल हो गया 10,500। तो क्या ट्रीटमेंट होता है, जो भी आपका कंसिडरेशन होता है, यहाँ कंसिडरेशन कितना है 10,000, इसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशो में बांट देंगे। तो बताओ 10,000 डिवाइडेड बाय 10,500 इंटू 10,000, अच्छे से किया हुआ है 9524। दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इमीडिएटली, क्योंकि ये तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही है क्योंकि सर्विसेज आप दे चुके हो रिजॉर्ट की। पर जो बाकी बचा है 10,000 डिवाइड बाय 10,500 इंटू 500, 476, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लाइबिलिटी। अभी इसको लाइबिलिटी दिखाएंगे एंड दैट लाइबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू जब वो या तो इन पॉइंट्स को एक्सरसाइज कर लेगा या फिर ये पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज का पॉइंट बड़े अच्छे से किया हुआ है कि जो भी आपके गुड्स एंड सर्विस है प्लस एडिशनल गुड्स एंड सर्विस है, दोनों की फेयर वैल्यू निकाल लो, और जो भी आपका कंसिडरेशन है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की रेशो में बांट दो। जितना भी आज के गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है वो आज ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो एंड रेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी, और दैट लाइबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू जब वो एडिशनल गुड्स और सर्विसेज खरीद ले, या इन पॉइंट्स की एक समय सीमा होती है, या वो समय जो है वो एक्सपायर हो जाए।
क्लियर है? सो ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है कि हम इसको लिखें, मैंने समझा दिया है, फिर भी एक बार इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आइए जी, इंस्टीट्यूट ने तो बड़े बड़े आंसर्स लिखे होंगे। कई बच्चे पूछते हैं सर इंस्टीट्यूट इतने बड़े आंसर क्यों लिखता है? बच्चे इंस्टीट्यूट मान के चलता है कि आप कोचिंग नहीं लेते, इसलिए इंस्टीट्यूट आपको सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ लिख के देता है। ठीक है, सो ये पूरी कथा पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको कथा का एंड दिखा देता हूं। इन अकॉर्डेंस विद अबव इन द गिवन केस एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर अवार्ड क्रेडिट एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैंने पहले बोला दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना, in which they are initially granted. The value of consideration the entity expects to be entitled in respect of initial sale shall be allocated between award credit and other component. जो भी आपका 10,000 का कंसिडरेशन है उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में बांटना पड़ेगा। इन द करंट केस द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 100 रुपीज पॉइंट्स इज 500, मैंने निकाल के दिखा दिया आपको 500 कैसे आया। A Limited should allocate the fair value of consideration that is 10,000 between points and other component of sale, तो 476 और 9524, सो इतना ही हमने भी निकाला था, इतना ही था ना? यस, 476 और 9524। क्लियर है? in the proportion of standalone selling price. Since A Limited supplies the award, it should recognize 476 as revenue when points are redeemed. तो 476 को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लीजिएगा जब आपके पॉइंट्स जो हैं वो रिडीम हो जाएंगे। क्लियर? तो मैंने कैलकुलेशन दिखा दी थी, अगर आप कैलकुलेशन लिखना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके आप लिख लीजिए। बाकी तो बचे इंडिया से 115 लिखना है। एज पर इंडिया से 115 व्हेन एवर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड देन फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी सेग्रीगेटेड बिटवीन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर कंपोनेंट इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, द fair value of consideration related to other components should be recognized immediately and related to the additional goods and services should be recognized when the points are redeemed. इतना ही आंसर है बस, ये इतनी बड़ी कथा लिखने की जरूरत नहीं होती, पेपर में टू द पॉइंट आंसर देना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, पर एक्स्ट्रा भी फालतू चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, सो ये आप नोट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए। ओके, तो आराम से इसको पॉज करके जो है वो नोट आप कर लीजिएगा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं। नेक्स्ट आइए जी, इंड AS 105 पढ़िए जी। कंपनी ए हैज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2010। ऑन 1 जून 2010 द कंपनी हैज क्लासिफाइड इट्स डिवीजन बी as held for sale in accordance with Ind AS 105। ठीक है, 31 मार्च को ईयर एंड हुआ है, 2 महीने बाद 1 जून को उसने एक डिवीजन बी को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है जी। हाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर विच द कंपनी हैज अडॉप्टेड कॉस्ट मॉडल shall be measured immediately before the classification as held for sale on 1st June 20। क्वेश्चन ने कुछ और ही पूछा है, दोबारा पढ़ो सवाल। पढ़ो पढ़ो जल्दी। पढ़ो पढ़ो, मैं जरा इसको क्लीन कर लूं। समझ में आया? ये पॉइंट हमने किया हुआ है। अरे पॉइंट तो सारे किए होते हैं बच्चे, जब इंड AS किया होगा तो पॉइंट तो सारे किए होंगे ना, ये तो हो नहीं सकता। इधर देखो जरा, ये है 31 मार्च 2010। 1 जून 2010 को उसने एक डिवीजन बी को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है। और आपको पता है
जैसे ही हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं तो इसको किस वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाते हैं? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, विच एवरेज लोअर? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, विच एवरेज लोअर पे दिखाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? जिस दिन हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हुआ है उस दिन तक की अकाउंटिंग होती है एज पर अदर इंड एस। तो ये जो कैरिंग अमाउंट निकाली जाती है वो एज पर अदर इंड एस निकाली जाती है। जैसे इस सवाल में वो पूछ रहा है कि बताओ कि जो पीपीई है जिस पे आपने कॉस्ट मॉडल लगा रखा है उसको कैसे मेजर करेंगे इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने से पहले उसको कैसे मेजर करेंगे? तो वही है कि ये जो कैरिंग अमाउंट है ये कैसे निकलेगी? ये एज पर अदर इंड एस निकलती है और अदर इंड एस इस पे कौन सा लगता है? इंड एस 16। तो क्या लिखना है कि इस पे 2 महीने की पहले डेप्रिसिएशन लगाइए प्लस इंड एस 36 के अकॉर्डिंगली इसका इंपेयरमेंट टेस्ट कर लीजिए। ये सब करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो फिर कैरिंग अमाउंट मानी जाएगी। सो अदर इंड एस के अकॉर्डिंगली ही ये कैरिंग अमाउंट निकाली जाती है। और क्वेश्चन ने भी यही पूछा है कि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने से पहले उसकी मेजरमेंट कैसे होती है? तो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने से पहले पीपी विल बी मेजर्ड एज पर इंड एस 16 एंड इंड एस 36। इंड एस 16 के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है सो रिवैल्यूएशन तो होगा नहीं, सो इंड एस 16 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन प्लस इंड एस 36 का इंपेयरमेंट चार्ज। सो अदर इंड एस के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। सो अगेन बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। मैंने बोला था अब छोटे छोटे सवाल हैं, इतने बड़े क्वेश्चन ये अब नहीं है। पढ़िए जी। पैराग्राफ 18 ऑफ इंड एस 105, ये पैराग्राफ पूरा ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एज पर इंड एस 105 प्रोवाइड्स दैट immediately before the initial classification of asset as held for sale, the carrying amount of the asset shall be measured in accordance with the applicable Ind AS। मैंने other Ind AS बोल दिया था, उन्होंने वर्ड यूज किया है कौन सा? एप्लीकेबल Ind AS। सो जो कैरिंग अमाउंट निकाली जाएगी वो एप्लीकेबल Ind AS के अकॉर्डिंगली ही निकाली जाएगी। So in the instant case, company A should measure the PPE in accordance with Ind AS 16. Hence depreciation should be provided up to 31st of May। बच्चे इन्होंने इम्पेयरमेंट के बारे में नहीं लिखा है। एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हैं पेपर में। उन्होंने सिंपली लिख दिया है कि बस आप इंड AS 16 के अकॉर्डिंगली उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर दीजिए। जो भी 2 महीने की डेप्रिसिएशन आती है वो इंड AS 16 के अकॉर्डिंगली आप चार्ज कर दीजिए। क्लियर? सो कुछ भी नहीं है ना? तो जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो पहले 10 में ही है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन अच्छा आएगा, वो भी आएगा थोड़ी देर में। आइए जी आगे बढ़ते हैं, सारे ही ऐसे ही हैं, छोटे छोटे ही हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको अमेंडमेंट क्लास के साथ कराऊंगा। ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी अमेंडमेंट्स डिस्कस नहीं करे हैं, उसका अलग वीडियो है, तो इसको मैं अमेंडमेंट वीडियो में ऐड कर दूंगा। वहीं पे जाके, क्योंकि पॉइंट भी एक्सप्लेन करेंगे तो वहीं पे जाके ये क्वेश्चन भी करा देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल है, जो 3-4 छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं इंड AS में उससे रिलेटेड है ये। सो आपको ये पता होना चाहिए, पर इसको यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि पॉइंट अभी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो हम इसको वहीं पर जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा सवाल है, पर है थ्योरेटिकली है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर आंसर इसका भी थ्योरेटिकली है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंड AS 2 एंड इंड AS 16। तो इंड AS 2 कौन सा है? इन्वेंट्री का। और 16 कौन सा है? PPE का। पढ़िए जी, 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट, अ रिटेलर कंपनी इंपोर्टेड गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1,30,000
including 20,000 non-refundable import duties and 10,000 refundable purchase taxes। बच्चे 1,30,000 में 20,000 जुड़ा हुआ है नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज का और 10,000 जुड़ा हुआ है रिफंडेबल परचेज टैक्सेस का। तो जो रिफंडेबल होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इंडेस 2 में पड़ा हुआ है कि रिफंडेबल टैक्सेस जो आपको वापस ही आ जाना है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट थोड़ा ना है। द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स वर ट्रांसफर टू द रिटेलर कंपनी अपॉन कलेक्शन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द हार्बर वेयर हाउस। तो जैसे हमने गुड्स कलेक्ट कर लिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमारा हो गया, अच्छी बात है। द रिटेलर कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर गुड्स अपॉन कलेक्शन, कलेक्शन के टाइम उनको कुछ पेमेंट करनी है। द रिटेलर कंपनी इनकर्ड 5,000 टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू इट्स रिटेल आउटलेट। तो क्या ये 5,000 कॉस्ट का पार्ट होता है? बिल्कुल होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड फर्दर 2,000 इन डिलीवरिंग द गुड्स टू कस्टमर, ये तो सेलिंग ओवरहेड है, ये तो डिलीवरी चार्जेस हैं। डिलीवरी चार्जेस, सेलिंग ओवरहेड कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। इंडेस 2 में साफ साफ पड़ा हुआ है क्या क्या चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। पहले क्या क्या कॉस्ट का पार्ट होता है? मटीरियल, लेबर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स या अदर कॉस्ट विच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, जिसको हम हिंदी में समझाते होते हैं कि जो खर्चा करने से इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़े वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होता है। क्या क्या ऐड नहीं होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, फाइनेंस चार्जेस अनलेस इन्वेंट्री इज अ क्वालिफाइंग एसेट, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब। स्टोरेज से भी अगर वैल्यू बढ़ रही है इन्वेंट्री की तो ऐड हो जाएगा। तो बच्चे ये तो डिलीवरी चार्जेस हैं, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। फर्दर सेलिंग कॉस्ट ऑफ 3,000 वर इनकर्ड इन सेलिंग द गुड्स, ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। इंडेस 2 कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स विच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, और साफ साफ कहता है सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं, बिकॉज इससे आपके इन्वेंट्री की वैल्यू थोड़ी ना बढ़ जाती है। आप बेचने के लिए कोई बड़े से बड़ा क्रिकेटर लेके आते हैं तो उससे आपकी इन्वेंट्री महंगी थोड़ा हो जाती है, इसलिए ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। क्या पूछ रहा है? स्टेट वेदर डिलीवरी चार्जेस and selling expenses will form part of the cost of inventory? No. क्या लिखेंगे? As per Ind-AS 2, all cost which helps in bringing the inventory to its present condition and location shall be part of the cost of inventory. Ind-AS 2 further provides that the selling overheads are not part of the cost of inventory. Hence, in the given case, the delivery charges and selling cost shall not be a part of cost. बस इतनी सी बात लिखनी है। If not, then why? वो बता दिया why का कारण। Also calculate the cost of inventory, तो ये cost हम calculate कर चुके हैं। तो ये कितना आता है? 1,25,000। सो बचपन का सवाल है, सीए इंटर में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, कुछ भी नहीं है सवाल में। सो ये 1,30 में ये 20 और 10 दोनों जुड़े हुए हैं, तो 20 तो जुड़ा रहेगा बिकॉज वो तो नॉन रिफंडेबल है, पर 10 तो रिफंडेबल है ना, तो वो आपकी कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। सो देख लेंगे एक बार नीचे क्या दिया हुआ है इन्होंने, मैंने बता दिया है। सेकंड देखिए, कंपनी ए इनकर 20,000 एज कॉस्ट फॉर रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच द आइटम ऑफ पीपीई वॉज लोकेटेड। तो आपने एक 20,000 रुपये का खर्चा किया है, कॉस्ट ऑफ रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच द आइटम ऑफ पीपीई वॉज लोकेटेड। तो डीकमीशनिंग चार्जेस लग रहे हैं, ये डीकमीशनिंग कॉस्ट लग रही है। द आइटम वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड द रिक्वायरमेंट फॉर रीस्टोरिंग विल अराइज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ओ हो, ये एक नई चीज है जी। वो कह रहे ये जो आइटम है ना, ये जो पीपी वाला आइटम है, ये हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे। ये देखो, the item was used for manufacturing of goods and the requirement for restoring will arise due to manufacturing of goods। ये जो रीस्टोर आपको साइट को रीस्टोर करना पड़ रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग के कारण करना पड़ रहा है, पीपी का कोई कसूर नहीं है। वहां आप कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं कि जिसके कारण, एक बच्चे डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या होती है कि मैंने एक एसेट लगा दिया, जैसे हमने क्लास में बड़े एग्जांपल दिए हुए हैं
कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऑयल रिग लगा दिया समुंदर में तेल निकालने के लिए। अब ऑयल रिग से जब तक तेल निकल जाएगा तो फिर ऑयल रिग वहां थोड़ा पड़ा रहने देंगे, वहां से उसको हटाना पड़ेगा। तो ये ऑयल रिग की नेचर है, इसको हटाने का खर्चा है। यहां वो कह रहा है कि आपको साइट रीस्टोर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप वहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कोई केमिकल मान लो आप कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां केमिकल वेस्ट पड़ी रहेगी, तो लास्ट में वो केमिकल वेस्ट आपको हटाने के लिए उस साइट को रीस्टोर करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ डीकमीशनिंग चार्जेस। साइट रीस्टोर करने के चार्जेस है, पीपी को हटाने का कोई खर्चा नहीं है। तो एक दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट 10,000, कोई इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी। डीकमीशनिंग कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वो प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करी जाएगी, यहां कुछ भी नहीं होगा, ये डीकमीशनिंग कॉस्ट है ही नहीं। डीकमीशनिंग होता है एसेट को हटाने के खर्चे, यहां वो कह रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ रीस्टोरिंग द साइट है जहां पे आपका पीपीई लोकेटेड है। और रीस्टोर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप वहां गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ये आपकी डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं, इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा। डीकमीशनिंग कॉस्ट का तो प्रोविजन बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहला पॉइंट पढ़ के हमें लगा था कि ये आपका डीकमीशनिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट होगा। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ 20,000 इन द बुक्स ऑफ कंपनी ए, इन्वेंट्री में ऐड कर दीजिए। एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट इंड एस। तो इंड एस 2 या इंड एस 16 दोनों का रेफरेंस देखे कि क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के कारण है, हेंस इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये एक नई तरह का पॉइंट था, साफ साफ लिखा है दिस आइटम वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिक्वायरमेंट फॉर रीस्टोरिंग विल अराइज ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसलिए आपको रीस्टोरिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो अराइज होगी। क्लियर है? सो एक बार देखें इसका आंसर, क्योंकि ये एक नए तरह का पॉइंट था। क्या इस तरह का पॉइंट को रेगुलर क्लासेस में आया था? नहीं। आइए जरा यहां देखते हैं, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है। पहले इंड एस 16 के बारे में लिखा है, नहीं जी इतना तो हम नहीं पढ़ सकते। आइए, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजंस एंड डिस्कशन, कॉस्ट ऑफ रीस्टोरिंग द साइट 20,000 incurred during the period of production as a consequence of having used the item to produce inventories during the period should be added to the cost of inventories. However, later the inventories are फालतू बात, बाद में कह रहा है इन्वेंट्रीज को कॉस्ट और एनआरबी पे मेजर करिए, वो पूछा है तुझसे। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है कि ये डीकमीशनिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीकमीशनिंग होता है एसेट को हटाने के खर्चे, यहां तो साइट रीस्टोर कर रहे हैं ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो कोई वेस्ट वगैरह पड़ी होगी जिसके कारण उस साइट को हमें रीस्टोर करने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? फिर भी एक बार पढ़े इन्होंने क्या रेफरेंस दिया है। Ind AS 16 states that the cost of item of PPE comprises initial estimate of cost of dismantling and removal। वो कह रहा है कि Ind AS 16 कहता है कि इसमें आपको डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड करनी होती है। ठीक है जी। Further, Ind AS 16 state that entity applies Ind AS 2 to cost of obligation of dismantling, removing and restoring the site on which item is located that are incurred during particular period as a consequence of having used the item to produce inventory during that period। वो कह रहा है इंड एस 16 ही कहता है कि अगर आपको साइट को रीस्टोर करना पड़ रहा है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, तब आपको इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ही ऐड करना पड़ेगा। ये पैराग्राफ आपको लिख के आना है पेपर में। द ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट एसोसिएटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 2 आर रिकॉग्नाइज्ड। ये फालतू लाइन है, ये आपको कुछ नहीं करना। सो आपको मेनली वही लाइन लिख के आनी है, बस उसके बाद आपको आंसर दे देना है। क्लियर है? फिर आगे भी उसी लाइन को रिपीट किया गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इंड एस 16 कहता है
if the requirement of restoring of site arises due to the manufacturing of the goods, then any cost required to be incurred shall be added to the cost of inventory. बस क्लियर है. सो आपको इतना ही लिखना है और उसके बाद आपने लिखना है कि 20,000 को हम कहाँ ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे. घटिया सवाल था ये, नया क्वेश्चन था ये, मैंने करा दिया तो लगेगा हाँ ठीक है, पर अगर ये सीधा पेपर में आ जाए ना तो पता भी ना लगे करना क्या है, क्योंकि आपने तो एक ही पढ़ा हुआ है. तो सर ये नई नई चीजें आ जाती हैं बच्चे. इंड एएस बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, आप समझिए इस बात को, बहुत ज्यादा वास्ट है. नई चीजें आएंगी आएंगी, तभी तो हर बार आरटीपी कराते हैं, क्योंकि सिर्फ एक एफआर का आरटीपी है जिसमें हर बार नए क्वेश्चन आते हैं. एसएफएम में तो कभी आए नहीं. इस बार के आरटीपी, नवंबर 22 के आरटीपी में भी कुछ भी नहीं है करने लायक. एसएफएम के सारे क्वेश्चन पुराने हैं. तो एफआर के आरटीपी में यही तो समस्या है कि नए नए क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कराना पड़ता है, और ये बीच में नई चीजें भी आ जाती हैं. सो ये ध्यान रखना, ठीक है. पिछले का भी आंसर देख लें. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 125 है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया था क्या लिखना है, कि क्यों ऐड नहीं करते, वो मैंने सारा आपको बता दिया था. ओके है जी. तो ये क्वेश्चन अच्छा था, अगर इस तरह है, छोटा सा था, पर अगर ये क्वेश्चन सीधा पेपर में मिल जाए तो 100% ये तंग करेगा आपको. आइए जी, इंड एएस 33, ये कॉन्सोलिडेटेड ईपीएस के ऊपर सम है. कॉन्सोलिडेटेड ईपीएस के ऊपर ये सम है. सो बुक में भी था, एक आखिरी में हमने सवाल कराया था, उसी का ही है कि कंसोलिडेटेड बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. सो ये किया हुआ है, कोई इतनी नई बात नहीं है इसमें, स्टिल हम एक बार कर लेते हैं. कंपनी एस इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी पी. फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी एस. कंपनी एस का डाटा दिया हुआ है. कंपनी एस हैज 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 1,000 ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग. तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी हैं, सो डाइल्यूटेड ईपीएस भी मांगेगा. तो 10,000 शेयर्स है, 1,000 ऑप्शंस हैं, आउट ऑफ विच कंपनी पी ओन्स 9,000 शेयर्स एंड 500 ऑप्शंस. तो 10,000 में से 9,000 शेयर तो पी के पास है, तो पी के पास 90% हिस्सा है, और 1,000 ऑप्शंस में से 500 पी के पास हैं, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में पी का 50% हिस्सा है. ये किया हुआ है क्लास में, फिर से एक बार बता दूंगा कैसे करना है. अब बच्चे ऑप्शंस में आपको पता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हमें ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि 1,000 के 1,000 पोटेंशियल होते नहीं. ऑप्शन में सिर्फ वो पोटेंशियल होता है जितने पैसे आपको, जिसके पैसे आपको आ चुके होते हैं, है ना. द ऑप्शंस हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40. आप 40 रुपए के एक्सरसाइज प्राइस दिए, जबकि मार्केट प्राइस उसका कितना है, 50 रुपए है. तो ऊपर के जो 10 रुपए होते हैं वही आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं. तो 10/50 1/5 बनते हैं. मैं फिर भी एक बार प्रॉपर फॉर्मूले से करा दूंगा जो हमने क्लास में किया हुआ है. इन 2001 एस का प्रॉफिट है 30,000. चलो बढ़िया है. फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी पी. कंपनी पी का भी डाटा दिया हुआ है. कंपनी पी हैज 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. इन 2001 कंपनीज पी प्रॉफिट excluding any distributed and undistributed earnings of subsidiary was 7,000. P का प्रॉफिट है 7,000. ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग आर डाइल्यूटिव एट पीज लेवल. पी के लेवल पे ये ऑप्शंस डाइल्यूटिव है, आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शंस बच्चे डाइल्यूटिव ही होते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर इफेक्ट तो कोई होता नहीं. मैं मान के चल रहा हूं आपको इंड एएस 33 याद है, इसका न्यूमरेटर इफेक्ट तो कोई होता नहीं, जीरो होता है. डिनोमिनेटर में शेयर्स आ जाते हैं, तो ऑप्शंस डाइल्यूटिव होते हैं. Determine the diluted EPS of company P for the year 2001. Ignore income tax. बच्चे सवाल ने तो आपसे सिर्फ कंपनी P का डाइल्यूटेड EPS मांगा है, पर ये सीधा नहीं निकल सकता. पहले S का बेसिक, S का डाइल्यूटेड,
फिर पी का बेसिक और पी का डाइल्यूटेड निकालना पड़ेगा। इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ कंपनी एस। तो सबसे पहले बेसिक ईपीएस, तो बेसिक ईपीएस तो बच्चे एस का सिंपल ही है। एस का प्रॉफिट देखो कितना है, एस का प्रॉफिट है 30,000, तो बेसिक ईपीएस तो बहुत ही सिंपल होता है ना। और एस के शेयर्स कितने हैं 10,000 इंटू 12/12, तो 3 रुपये है इसका बेसिक ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक से, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इफेक्ट। अब ऑप्शंस का न्यूमरेटर इफेक्ट तो जीरो होता है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इन ऑप्शंस कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं कितने 1000 माइनस, अब बच्चे इसके सारे लॉजिक क्लास में मैंने दिए हुए हैं, अभी मैं लॉजिक्स पे नहीं जा सकता, इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस, तो ये 200 आता है। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 50 की चीज़ आपने 40 की दी, तो 10 के आपके जो हैं वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स माने जाते हैं। 10/50 1/5, तो 1000 का 1/5 इज 200। मैंने क्लास में ऐसे कराया हुआ है, तो मैंने जैसे क्लास में कराया है आपको वैसे ही बता दिया। सो 200 लॉजिक पे मैं अभी नहीं जा सकता बिकॉज वो अभी समय नहीं होता इस समय। सो ये आ गया आपका 2.94। तो डाइल्यूटेड जो है वो बेसिक से कम होना चाहिए, बिल्कुल कम है। पर सवाल ने ये नहीं मांगा हुआ है, उसने तो कंपनी पी का मांगा हुआ है। तो सब पॉइंट बी, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ कंपनी पी। सो ये हमने क्लास में सिखाया था, बहुत सिंपल है। इसमें आपको कंपनी पी का तो प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा 7000 प्लस एस के प्रॉफिट में पी का हिस्सा, तो एस का प्रॉफिट है 30,000, उसका 90% पी का है, ये आ गया, डिवाइडेड बाय पी के शेयर है ना। तो पी के शेयर कितने हैं 5000। मतलब मान लो आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से ईपीएस निकाल रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एस का 90% जुड़ेगा ना, और शेयर्स तो सिर्फ पी के ही आते हैं, एस के शेयर्स थोड़ा जुड़ते हैं, शेयर्स तो सिर्फ पी के ही आते हैं। तो 7000 प्लस 27,000 डिवाइड बाय 5000, 6.8, 6.8। क्लियर है। अब ध्यान से, डाइल्यूटेड ईपीएस, सो जो भी है आपका वो तो पहले एज इट इज ही आएगा आपका। ये टोटल कितना आता है 34,000 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस इसका डाइल्यूटेड कितना है 2.94। ये 10,000 के 9,000 आपके पास है, तो 9,000 इंटू 2.94 प्लस ऑप्शंस के 200 का 50% आपके पास है 100, तो 100 इंटू 2.94। क्लियर है। सो ये कितना आ रहा है आपका, सर ये 34 कहां से आया, ये रहा 9,000 इंटू 2.94, 26460 प्लस 294 डिवाइडेड बाय 5000, बस इतना सा काम है। 34,000 प्लस 26460 प्लस 294 डिवाइड बाय 5000, 12.15, 12.1, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ 34 नहीं यहाँ 7 ही आएगा, माफ करिएगा।
बच्चे ये अलग से जोड़ दिया ना, देखो 9000 इंटू 2.94, 26,460, ये अलग से जोड़ दिया ना हमने। दो बार थोड़ा एक ही प्रॉफिट जोड़ दूंगा, तो ये अलग से जोड़ दिया। और 100 इंटू 2.94, 294 हमने अलग से जोड़ दिया। सो ये आंसर आपका थोड़ा सा बदल जाएगा। 7000 प्लस 26460 प्लस 294 डिवाइड बाय 5000, 6.81, 6.81। 6.75, थोड़ा कैलकुलेशन एरर है, 6.75। सो कैसे करते हैं हम? सिंपल है कि अपना प्रॉफिट उठाइए, अब उसका डाइल्यूटेड है 2.94, वो 10,000 के लिए भी है, वो 200 के लिए भी है। 10,000 में से 9,000 आपके पास, 200 का 50% आपके पास 100, तो वो आपने डाइल्यूटेड में ऐड कर लीजिए। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, तो वहां पे भी हमने ये यही ऐसे ही निकाला था कि कंसोलिडेटेड डाइल्यूटेड निकालने के लिए आपको पहले सब्सिडरी का डाइल्यूटेड चाहिए होता है, फिर उसमें आपके पास जितने भी हिस्सा होता है इन शेयर्स और इन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। क्योंकि ये मैंने अलग से जोड़ा है उसका प्रॉफिट, तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, 30,000 का 90% की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अलग से एक ही प्रॉफिट है बच्चे, दो बार थोड़ा ना जोड़ेंगे। ठीक है, लिखिए इसको। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का है, इंड AS 32 और इंड AS 109। पढ़िए जी। ऑन 1/4/2001 एन एंटिटी ग्रांटेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹5 लाख टू एन एम्प्लॉय फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो इंटरेस्ट फ्री लोन है जी, तो बड़े अच्छे से स्टाफ लोन का कॉन्सेप्ट किया हुआ है। अब इंटरेस्ट फ्री है तो आपको इनिशियली रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ IRR तो होगा नहीं, बिकॉज ये ऑफ मार्केट टर्म्स पे होता है। ये दिया हुआ है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज 5% पर एनम। तो स्टाफ लोन का क्वेश्चन है जी ये। सो आपने उसको आज लोन दिया है कितने का? 5 लाख रुपए का। इंटरेस्ट फ्री लोन है और 3 साल उसकी लाइफ है। तो आज इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट। वैसे तो हम इसको 3 साल में राइट ऑफ करते हैं, पर अगर कोई कंडीशन अटैच ना हो तो इसको इमीडिएटली P&L में डाल देते हैं। ऑन 31 मार्च 2003, ये लोन कब दिया है? 1/4/2001, 31 मार्च 2002, ऑन 31 मार्च 2003, यानी कि 2 साल बाद कुछ हुआ है। बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द एम्प्लॉय आस्क्ड टू एक्सटेंड द इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर फर्दर 3 ईयर्स। वो कह रहा है जी इसको फर्दर 3 साल तक बढ़ा दीजिए। तो कहीं ना कहीं 4 साल हो गए। फॉर फर्दर 3 ईयर्स। अब फर्दर 3 ईयर्स वो यहां से गिन रहा है कि यहां से गिन रहा है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखा है 31 मार्च 2003 को बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एम्प्लॉय आस्क्ड टू एक्सटेंड द लोन फॉर फर्दर 3 ईयर्स। तो बच्चे ये फिर यहीं से गिनना चाहिए। तो 1 साल तो भी वैसे ही पड़ा है, 2 साल और है ना। और पता नहीं ये लोग कहां से गिनते हैं। फर्दर 3 ईयर से तो ये लगता है कि 3 साल तो पहले थे, 3 साल मुझे और दे दीजिए, मतलब टोटल 4 साल और। यही मान के चलते हैं ना, देख लेंगे इंस्टीट्यूट ने क्या माना है, पर लगता है ये जो ओरिजिनल थॉट मन से निकले ना वही होता है। क्योंकि लैंग्वेज पढ़ के लग रहा है फर्दर 3 ईयर्स का यही मतलब है कि 3 साल हो चुके, 3 साल तो है ही है, 3 साल और। तो 31 मार्च 2003 को वो कह रहा है वहां से 4 साल। ठीक है,
द एंटिटी एग्रीड, एंटिटी मान गई। अंडर द रीस्ट्रक्चर टर्म्स रीपेमेंट विल टेक प्लेस, लो लिखा ही हुआ है, हमें दिमाग खराब कर रहे हैं। रीपेमेंट विल टेक प्लेस ऑन 31 मार्च 2007। सो 2004, 5, 6, 7, बिल्कुल ठीक, जो ओरिजिनल थॉट था। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए एनालिसिस करने से पहले, तो वो ठीक है कि 31 मार्च 2007 तक जाएगा। अब देखो, however the entity only expects to receive a payment of 2,50,000 given the financial difficulty of the employee। यहां खड़े होके एंटिटी ने उसको 4 साल दे तो दिए हैं, पर लगता है कि यहां से सिर्फ हमें 2.5 लाख ही वापस आएगा। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इंपेयरमेंट हो गया। अब कैसे अकाउंटिंग होगी? पहले तो 1/4/2001 को फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करो, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट रिकॉर्ड करो, 2 साल का ब्याज लगाओ, यहां पे लोन की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करो। अब रिवाइज्ड कैश फ्लोज को ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट के साथ फिर से डिस्काउंटिंग करो, डिफरेंस इज योर इंपेयरमेंट लॉस। और फिर 2.5 लाख के ऊपर आने वाले 4 साल का ब्याज निकालो। अच्छा सवाल है। स्टाफ लोन के साथ ही उसने इंपेयरमेंट का भी, इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया। बच्चे देखो, इंपेयरमेंट कब होता है फाइनेंशियल एसेट्स का? जब हमें लगता है कि हमें पूरे कैश फ्लोज की रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो 31 मार्च 2003 को एंटिटी ने उसको 3 साल और दे तो दिए, पर एंटिटी को लगता है कि 2.5 लाख ही वापस आएगा। तो पहला काम है इन 2 साल की अकाउंटिंग करना, फिर यहां पे इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन करना, फिर इन 4 साल का ब्याज निकालना। देखें जरा क्या मांगा है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लोन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो फेयर वैल्यू पे होता है। आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द लोन एज पर इंड एज 109। तो यहां पे एक्सप्लेन करना है और टर्म चेंज होने के बाद एक्सप्लेन करना है। सपोर्ट योर आंसर विद जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज भी करने हैं। एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशन, वो टेबल भी बनाना है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का। एज ऑन द डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन भी बनाना है, और एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ लोन भी बनाना है। मतलब सब कुछ करना है, सीधी बात है, सब कुछ करना है। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार सवाल समझाऊंगा आपको, इधर देखो, इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 1/4/2001 को आपने इंप्लॉय को लोन दिया 3 साल के लिए। 31 मार्च 2002, 2003, 2004। तो ओरिजिनल 5 लाख का लोन है, तो इसका इनिशियल रिकॉग्निशन होगा फेयर वैल्यू पे। आइए पहले यहां तक की बात करते हैं। 5% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। अगर ब्याज होता तो ब्याज की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना। लिखिए, एज पर इंड एज 109 staff loan is a financial asset and on initial recognition it will be recorded at fair value. On initial recognition it will be recorded at a fair value. So initial recognition पे हम इसको fair value पे record करेंगे। Such fair value is calculated using present value of loan amount discounted at market rate of interest
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, सो 5 लाख, यहां पे 5 लाख वापस आना है ना, तो इस पे 3 साल का फैक्टर लगेगा इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% कॉमा 3, 0.864, 4,32,000। सो ये इनिशियल रिकॉग्निशन पे। फिर वो कह रहा था सपोर्ट योर आंसर बाय जर्नल एंट्री एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशन। सो जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? एक ही एंट्री करनी है, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट 4,32,000 टू बैंक, हमने दिया 5 लाख, बाकी क्या होता है? प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट। कितना आएगा ये? 68,000 बीइंग लोन गिवन टू एम्प्लॉय। ध्यान से, जो क्वेश्चन ने मांगा है मैं वही कर रहा हूं। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, सपोर्ट योर आंसर विद जर्नल एंट्री एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशन। आइए जी, अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो ये वैसे भी हमें करनी होती है। कैलकुलेशन ऑफ amortized cost, calculation of amortized cost, so period, opening balance, interest at the rate of 5%, cash flow, amortized cost, यहाँ closing balance। और ये क्लोजिंग बैलेंस ही आपका होता है क्या? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जो आपकी बैलेंस शीट में आता है। सो पहला 2001-2 का 4,32,000 का ओपनिंग बैलेंस, 5% ब्याज लगाइए, 21,600। कोई पैसा तो वापस मिला नहीं, तो लोन का अमाउंट कितना हो गया? 453,600। 2002-3 453,600, 5% ब्याज, 22,680। पैसा तो कोई मिलना नहीं क्योंकि पैसे तो 3 साल बाद मिलने हैं, 476,280। हालांकि इसके आगे हमें कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद ही तो लोन के टर्म्स को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। यहां पे जाके लोन के टर्म्स को क्या कर दिया गया है? रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है, और उसको हमने 3 साल और दे दिए हैं, टोटल 4 साल, 31 मार्च 2007 तक। तो टेक्निकली तो मुझे अगले की जरूरत है नहीं, पर चलो अब लगे ही हैं तो हम एक बार कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा हुआ है कि आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशन करिए। तो क्योंकि यहां पे अगर कुछ ना होता तो हमें 5 लाख वापस आ जाता, क्लोजिंग बैलेंस 0 होता, तो बैलेंसिंग फिगर होता है लास्ट इंटरेस्ट, है ना, 23720। ये हमेशा हम राउंडिंग ऑफ का एरर ना आए, इसलिए लास्ट का ब्याज हम हमेशा क्या निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर ही निकालते हैं। क्लियर है? सो ये होता, पर अब ऐसा होगा नहीं। आपकी बुक्स में लोन चल रहा है 476,280, और तभी आपने लोन टर्म्स को क्या कर दिया? रीस्ट्रक्चर। अब रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम क्या होता है? रिवाइज्ड कैश फ्लोज को ओरिजिनल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिस्काउंट करके रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाली जाती है और डिफरेंस पीएल में डाला जाता है, जो कि इस सिचुएशन में क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस। क्योंकि कंपनी को लगता है कि लास्ट में अब हमें कितना मिलेगा? 2.5 लाख ही मिलेगा,
तो आपके रिवाइज्ड कैश फ्लोज 2.5 लाख हैं। अब उस पर 4 साल का फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, और डिफरेंस बिटवीन 476 to 80 एंड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट विल बी योर इंपेयरमेंट लॉस, विच विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2003। क्लियर है? सो ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन का। आइए, ट्रीटमेंट ऑन द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। as per Ind AS 109, if loan terms are restructured, then revised carrying amount will be calculated by discounting revised cash flows using ओरिजिनल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ट्रीटमेंट पूछी हुई है तो आपको बतानी पड़ेगी। इन द गिवन केस, सिंस द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट only 2,50,000 will be recovered, hence difference between original carrying amount as on 31 मार्च 2003 and revised carrying amount will be recorded as impairment loss. Original carrying amount and revised carrying amount will be recorded as क्या? Impairment loss. So आइए, revised carrying amount as on 31 मार्च 2003, तो आपको लगता है कि 2.5 लाख रिकवर होंगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% कॉमा 4 0.677, वन 169,250। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, 0.823, माफ करिएगा, ये फैक्टर नहीं सही है, वो कैलकुलेटर ने गड़बड़ कर दी। 205,750। तो बताओ आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा? आपकी कैरिंग अमाउंट ये चल रही है 476,280, और अब उसको कितना करना पड़ेगा? 205,750। सो 270,530 का आपको इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो इसकी एक ही एंट्री आपको डालनी है, उसने जर्नल एंट्री पूछी हुई है। ब्याज ब्याज की जर्नल एंट्री नहीं डालनी, सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन और ऑन द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, बस दो एंट्रीज करनी है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में इंपेयरमेंट लॉस 270530 टू स्टाफ लोन 270530 being impairment loss recognized। अब दोबारा से यहां अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टेबल बनाना है ना, 4 साल है ना। अब आपकी बुक वैल्यू ऑफ लोन कितनी है, 205750। सो यहां आपकी बुक वैल्यू है 205750। अब इस पे 4 साल का ब्याज लगा के आपको लास्ट तक लेके जाना है और फिर से यहां बना के दिखाना है क्या, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल। सो ये अच्छा सवाल है, मैंने कहा था कि बचे हुए 10 क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन अच्छा है, वो ये वाला है, और वो भी कोई इतना नहीं, बट चलो। पीरियड, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कैश फ्लो, क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सो पहले 3-4, ओपनिंग बैलेंस 205750। अब इस पे 5% के रेट पे ब्याज लगेगा, 10288। सो मिलना तो कुछ है नहीं बीच में, 216038, 216038, 10802, 226840, 226840, 11342, 238182। तो लास्ट में आपको 2.5 लाख वापस मिलेगा, तो आपकी कैरिंग अमाउंट 0। तो लास्ट इंटरेस्ट आ गया बैलेंसिंग फिगर 11818। क्लियर है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टाफ लोन के साथ साथ रीस्ट्रक्चर टर्म्स प्लस इंपेयरमेंट लॉस। सो बहुत बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आएगा। मैंने इस आरटीपी में से 2 क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया बोला है, एक इंड AS 12 का इनकम टैक्सेस वाला, डेफर टैक्सेस का रिकंसिलेशन वाला, और एक ये वाला। बाकी क्वेश्चन हल्के स्तर के हैं, वो कोई इतने खास नहीं हैं, पर ये 2 क्वेश्चंस कभी ना कभी पेपर में 100% आएंगे। कमिंग अटेम्प्ट में तो काम चांसेस कम होते हैं, मे बी May 23 और November 23 एंड ऑल दैट थिंग्स। बच्चे कल को अगर नया सिलेबस भी आ गया ना, FR यही रहने वाला है, FR में इंड AS ही है, FR में नया कुछ नहीं आने वाला है। वो इंड AS थोड़े से हटा दें, वो कुछ कह नहीं सकते, बढ़ाएंगे क्या, सारे तो ऑलरेडी सिलेबस में हैं। सो FR में नए सिलेबस में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो हुआ था ना नया। हाँ ये है कि MCQs आ जाएंगे, तो वो तंग ही करेंगे आपको। MCQs हम ऑलरेडी GFRS में कराते ही हैं, तो MCQ से पेपर आसान नहीं हो जाता CA फाइनल का, वो तंग करते हैं, क्योंकि वो बारीक से बारीक पॉइंट पूछेंगे आपसे। सो बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है, FR में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। इवन SFM में भी देख लेना, क्योंकि क्या डालेंगे, SFM में इतनी बार चेंज हुआ है, कई बार वो चैप्टर हटा देते हैं, कई बार वो चैप्टर दोबारा ले आते हैं, बस इतना ही करते हैं ये लोग, समझ रहे हो ना। सो नया सिलेबस हुआ ही है, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। FR SFM में तो MCQs आ जाएंगे बस, तो उससे पेपर डिफिकल्ट ही होगा, ईजी नहीं होगा। चलिए लिखिए इसको, जल्दी लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हल्का आंसर दिया है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए।
पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए, अब दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, थ्योरेटिकल नेचर के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंडेस 40 और इंडेस 16। 40 कौन सा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और 16 आपको पता है पीपी। सो इतना अच्छा आरटीपी नहीं है ये, 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ दे तो, बाकी तो थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए हैं। पढ़िए जी। एन एंटिटी ओन्स अ 2-story बिल्डिंग। फ्लोर 1 is rented out to independent third parties under operating lease। तो जो लीज पे दिया हुआ है वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फ्लोर 2 is occupied by the entity's administration and maintenance staff। ये ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यानी कि पीपी। तो फ्लोर 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लग रहा है, फ्लोर 2 पीपी लग रहा है, क्योंकि वो तो खुद ही यूज कर रहे हैं। एंटिटी कैन मेजर रिलायबली द फेयर वैल्यू ऑफ ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट। बहुत अच्छी बात है, वो कह रहा है जी फेयर वैल्यू हम दोनों की कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ द सेम विल बी क्लासिफाइड और प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज पर द रेलिवेंट इंड एस। तो फ्लोर 1 होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फ्लोर 2 होगा पीपी। अब पीपी पे तो आप कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, लिखा हुआ है सवाल में कि आप फेयर वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगा लीजिए। पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे सिर्फ कौन सा मॉडल लगता है? कॉस्ट मॉडल, वहां रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में भी फेयर वैल्यू का क्या दिया जाता है? डिस्क्लोजर दिया जाता है। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा हुआ है कि आप चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा नहीं सकते, पर आपको फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर हमेशा देना पड़ता है। तो यही पूछा है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर रेलिवेंट इंड एस ऑन इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट डेट। इनिशियल रिकॉग्निशन तो कॉस्ट पे ही होगा, सब्सिक्वेंट मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर, पीपी में कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, जो आप लगाना चाहें। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी हम एक बार इसका आंसर जरूर देखेंगे। सर बहुत पॉइंट है सर इंड एस में सर, तो बच्चे फिर सीए की डिग्री का भी बहुत वैल्यू है ना, समझिए इस बात को। और एक कितना बड़ा आंसर दिया है, मैं तो नहीं पढ़ रहा जी, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। फ्लोर 1 कहता जी बिल्डिंग है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम है। इंड एस 40 एप्लीकेबल होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करेंगे, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन ये इंड एस 16 के कॉस्ट मॉडल पे ही रिकॉर्ड होगी, मैंने पहले बोला है, जबकि एंटिटी को फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वही जो कहानी मैंने बोली है, यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है। फ्लोर 2 आपका पीपीई है, तो इंड एस 16 एप्लीकेबल होगा। पीपीई का इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होता है, बाद में आप इस पे इधर कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो मॉडल आप इस पे लगा सकते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, इंड एस 8 एंड इंड एस 34। 34 का दूसरा सम आ गया, पहले भी एक आया था ना इंड एस 34 का, ये एक और आ गया। पढ़ लो, वैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। While preparing interim financial statements for the half year ended 30th September 2001, an entity notes that there has been an under accrual of certain expenses in the interim financial statements for the first quarter ended 30th June 2001। वो कह रहा है पहले क्वार्टर में ना कुछ खर्चे कम बुक किए थे, अंडर एक्रूवल ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस हैं फर्स्ट क्वार्टर में। The amount of under accrual is assessed to be material in the context of interim financial statements। interim financial statements के context में ये material amount है, मतलब आपने कुछ खर्चे कम डाले हुए हैं और interim reports के अनुसार ये एक material amount है।
However, it is expected that the amount would be immaterial in the context of annual financial statements. इंटरिम के हिसाब से देखें तो वो मटेरियल आइटम है, पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से देखें तो वो इमटेरियल आइटम है, कुछ खास चीज नहीं है. The management is of the view that there is no need to correct the error in the interim financial statements, considering that the amount is expected to be immaterial from the point of view of annual financial statements. मैनेजमेंट कह रहे हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इमटेरियल है, तो इंटरिम में ठीक करने की क्या जरूरत है एरर को, क्योंकि एनुअल के हिसाब से तो ये इमटेरियल है. वेदर द मैनेजमेंट व्यू इज एक्सेप्टेबल, नो. बच्चे मटीरियलिटी इंटरिम में इंटरिम के हिसाब से देखी जाएगी और फाइनल में फाइनल के हिसाब से देखी जाएगी. अगर कोई आइटम इंटरिम के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल आइटम है तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो सच एरर नीड टू बी रेक्टिफाइड. बस इतना ही क्वेश्चन है कि आपको यह बताया गया है कि आप इंटरिम को इंटरिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फाइनल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. अगर कोई आइटम इंटरिम रिपोर्ट्स के लिए मटेरियल आइटम है तो उस आइटम को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर कोई आइटम एनुअल के हिसाब से मटेरियल है तो उसको एनुअल में रिकॉर्ड करिए. आप ये नहीं कह सकते कि एनुअल के लिए इमटेरियल है तो मैं इंटरिम में भी छोड़ दूं, गलत है. तो क्या इस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा. सो बिल्कुल अगेन थ्योरेटिकल नेचर का ही क्वेश्चन था. एक बार आंसर देख लेते हैं, वैसे तो जरूरत है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं. बाप रे बाप, कितना बड़ा आंसर है. मैं लास्ट में पढ़ देता हूं. एज पर द अबव, while materiality judgment always involve a degree of subjectivity, the overriding goal is to ensure that an interim financial report includes all the information that is relevant to an understanding of financial position and performance of the entity during the interim period. वो कह रहा है इंटरिम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चाहिए वो सब कुछ आना जरूरी है. It is therefore not appropriate to base qualitative assessment of materiality on projected annual figures when evaluating errors in interim financial report. तो interim बनाते टाइम आप एनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटेटिव असेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है. अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स since it is assessed to be material in relation to the interim period data. इसमें relevant provision भी वही है और in the given case भी वही है. relevant provision में भी यही आएगा कि if an item is material from interim point of view, then such item should be recorded in interim financial statements. Assessment of interim items from annual statements point of view is not relevant. ये relevant provision है और नीचे in the given case में भी वही लिखना है, क्योंकि theoretical question है, कोई फिगर्स तो है नहीं, फैक्ट्स हैं सिर्फ, तो फैक्ट्स को लिखना पड़ेगा बस. क्लियर हो गई बात? सो दैट्स इट. इससे हमारा आरटीपी हो गया जी. एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो मैंने कहा है कि हम आपको किसके साथ कराएंगे, अमेंडमेंट्स के साथ कराएंगे. तो अमेंडमेंट्स को ज़्यादा नहीं है, हार्डली टेक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. और मैं कह रहा हूँ ना भी अमेंडमेंट करूँ तो बात बन जाती है, पर चलो एक बार करने चाहिए. आरटीपी में दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो अमेंडमेंट सेक्शन में आपको अमेंडमेंट्स दिखेंगी. तो एक लेक्चर बनाना ज़रूरी होगा, पता होना चाहिए, पेपर में आए ना आए, और एक क्वेश्चन तो है ही है तो वो तो करना ही है, ठीक है. चलिए, बाकी हमारा आरटीपी हो गया, जो एक क्वेश्चन रहता है वो हम अमेंडमेंट लेक्चर के साथ कर लेंगे. ओके, सो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, एग्जाम्स की तैयारी करिए. 2 महीने रह गए हैं पेपर में, फाइनल टच ही चल रहा होगा आपका. ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद.